हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। सभी अच्छे होंगे आप अपने घर पे, आई होप। तो अभी तक हमने 2 चैप्टर कंप्लीट किए हैं, लेकिन आप होमवर्क को थोड़ा सा सीरियसली नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा सा सीरियसली उसको लेने लग जाएं भाई, ठीक है। तो आज हम 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उस चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन, ठीक है। कोई बात नहीं, जिसने अभी तक नहीं पढ़ा तो इसको आप पढ़ने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। आप देखिए ग्रेविटेशन, देखो ग्रेविटेशन क्या होता है। द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन एनी टू बॉडीज, ठीक है। कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स किसी भी दो बॉडी के बीच में अगर है तो उस फोर्स को हम क्या नाम कहेंगे? ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो इसमें क्या आती है, ये जो फोर्स रहेगा, ये फोर्स कैसा फोर्स रहेगा? हमेशा अट्रैक्टिव रहेगा। जैसे अर्थ है, ठीक है, हमें अट्रैक्ट करके खड़ी हुई है, ठीक है। अगर अर्थ पे ग्रेविटेशन फोर्स नहीं होता तो हम भी अब यहाँ पे नहीं होते, ठीक है। तो अर्थ है और सन है, ठीक है। अर्थ है, मून है, ये आपस में किस तरह बंधे हुए हैं? ग्रेविटेशन फोर्स से बंधे हुए हैं, ठीक है। अर्थ है, सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। किसके कारण से करते हैं? सिर्फ और सिर्फ किसके कारण कर सकते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण से। और वो फोर्स कौन सा होता है? अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। पहली चीज समझ गया कि ग्रेविटेशन फोर्स कैसा फोर्स है? एक अट्रैक्टिव फोर्स है। कहाँ पे लगता है ये? कोई भी दो बॉडी हो, ठीक है, हर दो बॉडी के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स होता ही है, ठीक है। इसके बाद किस पे ये डिपेंड करता है? मास, ठीक है। किस पे डिपेंड करता है? कोई भी दो ऑब्जेक्ट जिनका कोई मास हो, ठीक है, उनके बीच में हमेशा फोर्स लगेगा। कौन सा लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको किसने बताया था? न्यूटन ने, ठीक है। किसने बताया इसको? न्यूटन ने, ओके, ठीक है। तो इसके बाद हम न्यूटन के बारे में पढ़ेंगे कि न्यूटन ने इसके बारे में क्या बताया था। देखिए ये 2 लाइन आपको समझ में आ गई ना। ग्रेविटेशन फोर्स कैसा होता है? अट्रैक्टिव फोर्स। किस पे डिपेंड करता है? मास पे। अब इस न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का हम करते हैं, क्या है ये देखिए। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, देखिए स्टेटमेंट देखिए पहले क्या थी इसकी। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एवरी बॉडी, ऐसा ही लिख लेना जैसे मैं लिख रहा हूं, एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स attracts every other body with a force, ठीक है, which is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between them, ठीक है। क्या लिखवाया मैंने? इसको दोबारा सुनिए आप। इस यूनिवर्स के अंदर कोई भी बॉडी है, ठीक है, वो हर दूसरी बॉडी से क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। किसके का द्वारा? फोर्स के द्वारा। किसके द्वारा? फोर्स के द्वारा। और वो फोर्स क्या काम करता है? वो फोर्स होता है प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इसका मतलब समझे, देखो ये कोई दो ऑब्जेक्ट है, ए बी, ए का मास हमने मान लिया m1, बी का मास हमने क्या मान लिया? m2, ठीक है। इनके बीच की सेपरेशन हमने क्या मान ली? r,
दोनों के बीच की डिस्टेंस है r, ठीक है। तो अभी इसने क्या बताया न्यूटन लॉ ने कि जो फोर्स होगा फोर्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस m1 m2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन। डायरेक्टली का मतलब सामने, इनवर्सली का मतलब अपॉन में। ये इस दूसरी लाइन का मतलब है, ठीक है। और इस सिंबल को हम कहते हैं प्रोपोर्शनल सिंबल, प्रोपोर्शनल, ठीक है। ये प्रोपोर्शनल सिंबल हम इसलिए लगाते हैं कि इसको जब हम इक्वल में कन्वर्ट करना चाहें ना तो हम एक कांस्टेंट का यूज करेंगे। अब देखिए इसमें आगे, इसको मिटा रहा हूँ अभी, ये ऐसे ही लिख लेना आप, ठीक है, जैसे मैं लिखवा रहा हूँ आपको। देखिए ये इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। अगर मैं इनको कंबाइन करूं क्या लिख सकता हूं, ऐसा लिख सकता हूं मैं m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। क्लियर ये चीजें, ओके आगे बढ़ते हैं। अभी मैं बता रहा था आपको इस प्रोपोर्शनल साइन को अगर मैं इक्वल में कन्वर्ट करूं तो एक कांस्टेंट का यूज करते हैं और वो कांस्टेंट यहां पे लिखते हैं g। क्या लिखूंगा मैं, g। अभी बताते हैं g क्या है, m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। अपने पास एक इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब इसको देखिए, अब g क्या है, where g is called universal constant, ठीक है। इस g को हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल कांस्टेंट। यूनिवर्स में हर जगह इस g का एक ही वैल्यू है। यूनिवर्स में हर जगह इस g की कितनी वैल्यू है, सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू है, और वो वैल्यू होती है, उसको याद रखना आपको, 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11। कितनी होती है, 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11। आगे देखिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। बताते हैं ये कहां से आया। अभी देखो ये इक्वेशन समझ में आ गई यहाँ तक। उसके बाद मैंने बताया कि ये जी क्या है, एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, या इसको आप ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। लेकिन काफी बार क्वेश्चन नहीं पूछ लेते हैं वाई जी इज कॉल्ड यूनिवर्सल कांस्टेंट, तो उसका नाम क्या जवाब देंगे कि जी की वैल्यू इस यूनिवर्स के अंदर हर जगह एक जैसी है, ये वाली हर जगह यही रहेगी, ठीक है। अब इसको आप देखिए, आगे सुनिए। हाँ ये चीज मैंने कहां से लिखी, तो आपसे पूछ ले यूनिट ऑफ जी, जी की यूनिट क्या है। देखिए इस यहां से अगर मैं जी की वैल्यू निकालूं, ये आर स्क्वायर साइड आ गया और m1 m2 आगे नीचे आ गई। फोर्स की यूनिट क्या होती है, पिछले चैप्टर में हमने बताया, फोर्स न्यूटन। आर डिस्टेंस है, डिस्टेंस यूनिट क्या होती है, मीटर। स्क्वायर है तो मीटर का स्क्वायर बटे में अपॉन में। मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। लेकिन कितने मास है यहाँ पे, 2, तो किलोग्राम की पावर 2, तो ये इसकी यूनिट होती है, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इतनी चीजें आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब इसमें एक लाइन और सुन समझिए। It is the weakest force among all fundamental forces. Because it measures only for heavy bodies। इस लाइन को आप रिमार्क कर लेना, नोट कर लेना अच्छी तरह से। क्या लिखवाया है सुनो, इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो सभी फंडामेंटल फोर्सेस में वीक होता है। वीक का मतलब कमजोर होता है, ठीक है। अच्छा ये फंडामेंटल फोर्सेस का मतलब क्या है,
देखिए इस नेचर के अंदर भाई लाखों तरह के फोर्स हैं, लाखों तरह के, ठीक है। कोई एटॉमिक फोर्स बोलता था, कोई न्यूक्लियर, कोई आयनिक फोर्स, कोई कैसा जो भी, मतलब कोलिजन फोर्स की किसी तरह के फोर्स मान लो। लेकिन इस नेचर का एक रूल है, इसने नेचर में हमने 4 फोर्स बनाए हैं सिर्फ और सिर्फ, और उन फोर्सेस को हम बदल नहीं सकते। ऐसे फोर्सेस को हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल फोर्सेस। वो 4 फोर्सेस क्या होते हैं उनको लिखना जरूरी नहीं है, बता देता हूँ वैसे। पहला फोर्सेस यही होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा होता है न्यूक्लियर फोर्स, और चौथा होता है वीक फोर्स। देखो नाम भी देख कैसा है, वीक फोर्स। लेकिन उस वीक फोर्स से भी ये बहुत वीक होता है, ठीक है। हम यहाँ पे ग्रेविटेशन की बात कर रहे हैं, तो इसलिए ग्रेविटेशन की बात करेंगे अभी, ठीक है। इस पे हम अभी नहीं चलेंगे। तो फंडामेंटल कितने फोर्स होते हैं? 4, ठीक है। और उन सभी चारों फोर्स में ये कैसा फोर्स होता है? सबसे वीक। क्यों होता है? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ हैवी बॉडी को मेजर कर सकता है। सन, मून, ठीक है, सन, अर्थ, इस तरह की बॉडी को, इस तरह की बॉडी में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। 2 ऑब्जेक्ट होने चाहिए, बहुत भारी भारी ऑब्जेक्ट होने चाहिए, तभी ये फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है। किस तरह? देखो अर्थ है वो सन के अराउंड क्या कर रही है? रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। हम हैं, हम क्या घूम रहे हैं? हम अर्थ के साथ तो घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि अर्थ का मास क्या है? बहुत ज़्यादा है हमारे कंपेयर में, ठीक है। तो हमें तो ऐसा लगता है कि हम तो नहीं घूम रहे, ऐसा होता है नहीं, ठीक है। क्या आप अर्थ के साथ ऐसे घूम रहे हैं? घूम रहे हो, बिल्कुल घूम रहे हो, लेकिन आपको महसूस तो नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि आप जैसे एक गोल है, ठीक है, उस गोले में आप कहीं भी खड़े हैं, ठीक है, तो बॉल तो घूम रही है, लेकिन आप थोड़ा घूम रहे हो, ठीक है। उसके साथ आपका रोटेशन तो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो इफेक्ट आपको दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि आपका जो मास है ना, ऑब्जेक्ट आप जो हो वो बहुत कम मास के हो, ठीक है। समझ गए ये चीज़? क्लियर ये चीज़ें, ठीक है। इसके एविडेंसेस क्या हैं? तो इसके एविडेंसेस आप बुक से लिख लेना, ठीक है। जो भी टाइड्स होते हैं, एक्लिप्स होते हैं, जो भी टाइड्स होते हैं, ठीक है, वो सारे किसके कारण होते हैं? ग्रेविटेशन इफेक्ट के कारण, ठीक है। देखिए ना आपने, समुद्र में लहरें उठती हैं, ठीक है, तो वो सारी किसके कारण होती है? इसके कारण, ठीक है। इससे 2-3 और इफेक्ट मिल जाएंगे आपको, वो आप बुक से लिख लेना, ठीक है। वो आसान काम है, ठीक है। अब इसमें एक छोटा सा काम और करते हैं। अगली जो टर्म अपने पास आएगी ग्रेविटी, और इसका पूरा नाम होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या इसको नाम देते हैं कंसेप्ट ऑफ फ्री फॉल। देखिए ये मैं अर्थ पे हूं, यहां से मैंने कोई ऑब्जेक्ट फेंका ऊपर की तरफ, तो क्या ये ऑब्जेक्ट ऊपर रह जाता है? ऊपर नहीं रहता कभी भी। ये ऑब्जेक्ट कहाँ आता है? वापस अर्थ पे आता है, ठीक है। किसकी वजह से आता है? ग्रेविटी की वजह से आता है भाई, ठीक है। किसकी वजह से आता है? इस ग्रेविटी की ही वजह से आता है भाई ये, ठीक है। ओके, क्या मतलब इसका? देखो इसका मतलब ये है कि देखो ग्रेविटेशन में आपने क्या पढ़ा था? 2 ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लगता है वो होता है ग्रेविटेशन फोर्स। लेकिन यहाँ पे क्या लगेगा? एक फोर्स हमेशा क्या लगाएगा? अर्थ लगाएगा, एक्सर्टेड ऑन अर्थ, ठीक है। एक तो बॉडी होगी, ठीक है, और दूसरा क्या होगा यहाँ पे? अर्थ, ठीक है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉडी ऑन द अर्थ, ठीक है। अर्थ पे जो फोर्स एक्सर्ट किया जाएगा बॉडी पे, उसको हम क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये कंसेप्ट ऑफ फ्री फॉल, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को आप यहाँ से छोड़ दें तो वो जाहिर सी बात है वो हमेशा कहाँ आएगा? नीचे आएगा, ठीक है। तो ये अपने आप फ्री फॉल में जाता है। किसके कारण जाता है? क्योंकि एक्सेलरेशन जो होती है ना, एक्सेलरेशन वो चेंज किस में जाती है? ग्रेविटी में। एक्सेलरेशन किस में चल जाती है? ग्रेविटी में। इसी कारण जो न्यूटन का सेकंड लॉ था, F इक्वल टू ma, लास्ट चैप्टर मैंने पढ़ा था, ठीक है। तो ड्यू टू ग्रेविटी इसको मैं क्या लिखता हूँ? mg। क्या लिखता हूँ? mg, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होगी?
भाई इसकी यूनिट होगी, देखो इसका नाम क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ही किस में चेंज होगी, ग्रेविटी में। तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी यूनिट भी क्या होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑलराइट, ठीक है। तो ये कर लोगे ना कंसेप्ट ऑफ फ्री फॉल वाला, इस तरह लिख ला के, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए एक हैवी बॉडी है और एक स्मॉल बॉडी है, स्मॉल मतलब लाइटर बॉडी है इस तरह, कौन सी अर्थ पे पहले आएगी, कौन सी अर्थ पे पहले आएगी, ठीक है। तो ये दोनों बॉडी अर्थ पे सेम टाइम आती है भाई, अगर एयर नहीं हो तो, वैक्यूम हो तो, ठीक है। एयर के इफेक्ट में बॉडी, लाइटर बॉडी रुक सकती है, ठीक है। तो अगर वैक्यूम, वैक्यूम मतलब कोई मीडियम ना हो, तो ये दोनों बॉडी सेम टाइम पे अर्थ पे आएगी, ठीक है। चाहे लाइटर बॉडी हो, चाहे आप बॉल फेंको और चाहे पत्थर फेंको, दोनों बॉडी कैसे आएंगी, सेम टाइम पे। तो क्या ये क्लियर लाइन हो गई। पहला आप क्या लिखेंगे, बुक से आप यूज करना थोड़ा सा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ, ठीक है, ऑन ए बॉडी। किसी बॉडी में जो फोर्स, अर्थ फोर्स एक्सर्ट करता है, ठीक है। तरीका क्या है उसको लिखने का, F इज इक्वल टू mg, ठीक है। उसके बाद इसकी यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, दो बॉडी हैं, उनको हम फेंकें यहाँ से, तो वो किस पे डिपेंड करेंगी, ठीक है। तो वो सेम टाइम पे नीचे आएंगी, अगर एयर ना हो तो, वैक्यूम हो, वैक्यूम, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद इसमें हम देखिए आगे क्या करते हैं, एक छोटी सी चीज देखिए, ये कंसेप्ट आप लिख लेना देखो बुक से, ठीक है। प्रदीप की बुक है ना, उसमें बिल्कुल साफ साफ लिखा मिलेगा आपको, ठीक है, वहां से लिख लेना। रिलेशन बिटवीन जी एंड जी, ओके, समझ गए चीज। देखो ये तो होता है ग्रेविटी और ये होता है ग्रेविटेशन, ठीक है। इक्वेशन लिखो आप, देखो अभी आपने लिखा था F इज इक्वल टू क्या था, जी m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर, और ये क्या था, F इज इक्वल टू mg, ऐसा ही था। बताइए, देखो मान लेते हैं ये अर्थ है, ठीक है, और इस अर्थ का रेडियस क्या है, कैपिटल आर है। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसका मास क्या है, m, और अर्थ का मास क्या है, कैपिटल M। अब इस इक्वेशन को आप लिखेंगे तो देखिए क्या लिखेंगे, F G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में r स्क्वायर। m1 की जगह क्या लिखेंगे, कैपिटल M, m2 की जगह लिखेंगे स्मॉल m, और अपॉन में क्या लिखेंगे, रेडियस का स्क्वायर। इसी तरह ग्रेविटी क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट का मास mg, इन दोनों को इक्विवेलेंट करेंगे, देखिए अब g m अपॉन में क्या आ जाएगा, r स्क्वायर, और इज इक्वल टू क्या बचेगा, mg। m से m क्या हो गया, कैंसिल, तो g की वैल्यू कितनी आ गई है, देखिए। तो ये रिलेशन होती है। अब वो क्वेश्चन में दोबारा रिपीट करता हूं, देखिए, जब किसी हैवी बॉडी को और लाइटर बॉडी को, ठीक है, दिस इज हैवी, दिस इज लाइटर, अगर आप उसको ऊपर से फेंकेंगे तो क्या दोनों सेम टाइम में नीचे आएंगी, बिल्कुल आएंगी। क्यों, क्योंकि जो ग्रेविटी होती है वो क्या इस ऑब्जेक्ट पे डिपेंड कर रही है, सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है, मास ऑफ अर्थ पे, m पे डिपेंड कर रही है। m तो कैंसिल आउट हो गया। इसी का मतलब ये है, चाहे बॉडी हैवी हो चाहे बॉडी लाइट हो, कैसे टाइम पे आएंगे अर्थ पे, सेम टाइम पे। क्लियर ये चीजें। देखो आज मैंने 4 चीजें बताई आपको। सबसे पहला आप लिखेंगे ग्रेविटेशन क्या होता है, ठीक है। अपनी बुक को देखो, ये चीजें ना आप रफ से लिखना पहले, उसके बाद अपनी बुक को यूज करना, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, ग्रेविटेशन क्या होता है, उसके बाद न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसमें जी की वैल्यू, यूनिट, सारी चीज लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, एविडेंसेस। उसके बाद क्या लिखेंगे, कंसेप्ट ऑफ फ्री फॉल। उसके बाद क्या लिखेंगे, रिलेशन। ओके, एक छोटा सा काम और कर देते हैं आज पे। देखो चलो आज इतना ही करते हैं, आज ज़्यादा काम नहीं करेंगे, लेकिन इस काम को आपको करना जरूर है। ओके, गुड बाय, गुड नाइट।